कभी सोचा है कि वो कैमरा फ्लैश एक झटके में कैसे चमकता है? या फिर डिफिब्रिलेटर जो जिंदगियां बचाता है, वो कैसे काम करता है? इन सब के पीछे का जो राज है ना, वो छिपा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की दुनिया में। तो चलिए आज इसी कमाल की साइंस को समझते हैं। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि करंट को चलने के लिए वो धक्का मिलता कहाँ से है। फिर देखेंगे कि वो कौन से रास्ते हैं जिनसे बिजली गुजरती है और कहाँ रुक जाती है। उसके बाद मिलेंगे एक बहुत ही कमाल की डिवाइस से, कैपेसिटर, जो बिजली को बहुत तेजी से स्टोर करता है। और आखिर में हम ये भी सीखेंगे कि इन कैपेसिटर्स को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जो करंट बनाते हैं वो अपने आप नहीं चलते। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, कह सकते हैं, एक मोटिवेशन, एक धक्के की जरूरत होती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये धक्का आता कहाँ से है और ऐसा क्या है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स को एक ही लाइन में, एक खास दिशा में चलने पर मजबूर कर देता है, जिससे करंट बनता है। इसका जवाब है बैटरी। हाँ, बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वही दो अलग अलग सिरे बना देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो होता यह है कि इन इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज जमा होने लगता है और इसी जमे हुए चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक पॉइंट पर बना हुआ इलेक्ट्रिक प्रेशर है, बस एक इलेक्ट्रोड पर जमा हुआ चार्ज। लेकिन असली खेल एक इलेक्ट्रोड का नहीं है। सबसे जरूरी चीज है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का फर्क। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसे हम अपनी रोज की भाषा में वोल्टेज कहते हैं, वो कहा जाता है। यही वो असली ताकत है जो इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल से धक्का देकर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भेजती है और बस करंट बहने लगता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि करंट को धक्का कहाँ से मिलता है। अब बारी है ये देखने की कि वो किन रास्तों से होकर गुजरता है। मतलब अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स और डाई इलेक्ट्रिक्स की, यानी सुचालक और कुचालक पदार्थों की। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। इन्हें आप बिजली के लिए बने सुपर हाईवे समझ सकते हैं। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो बिजली को बहुत आराम से बहने देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके एटम्स के बाहरी हिस्से में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं। इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं, जैसे बिजली के तारों में इस्तेमाल होने वाला तांबा या फिर सोना और स्टील। ये सभी बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं। अब आते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स पर, जिन्हें हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। इनका काम कंडक्टर से ठीक उल्टा है। ये बिजली के रास्ते में रुकावट डालते हैं, उसे रोकते हैं। नॉर्मल हालत में इनके मॉलिक्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से एक दूसरे के ऊपर एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं, ओवरलैप करते हैं। लेकिन जब इन पर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो एक दिलचस्प चीज होती है। इनका मॉलिक्यूल थोड़ा सा खिंच जाता है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हल्के से अलग हो जाते हैं। ये दिखाता है कि एक इंसुलेटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अछूता नहीं है। और इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो अब तक हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझ लिया, और अब हम मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, कैपेसिटर। ये एक ऐसा कमाल का डिवाइस है जो कंडक्टर्स और डाइइलेक्ट्रिक्स दोनों का ही बहुत चालाकी से इस्तेमाल करता है, ताकि बिजली को एक खास तरीके से स्टोर करके रख सके और फिर एकदम से छोड़ सके। तो फिर कैपेसिटर और बैटरी में फर्क क्या है? देखिए, बैटरी एक मैराथन रनर की तरह है। वो बहुत सारी एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन उसे धीरे धीरे आराम से रिलीज करती है। वहीं दूसरी तरफ कैपेसिटर एक 100 मीटर स्प्रिंटर है। वो एनर्जी भले ही कम स्टोर करे, लेकिन उसे एक झटके में पलक झपकते ही रिलीज कर सकता है। तो ये काम करता कैसे है? इसका प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। दो मेटल की प्लेट्स होती हैं जो कि कंडक्टर्स हैं, और उनके बीच में एक इंसुलेटर यानी डाई इलेक्ट्रिक रखा होता है। जब एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स को भेजा जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। अब ये नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेलता है, जिससे वो प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। बस इसी चक्कर में दोनों प्लेट्स के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और उसी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और इसे इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान है। एक बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है, और फिर जब इस चार्ज हुए कैपेसिटर को किसी चीज से, मान लीजिए एक बल्ब से, जोड़ दिया जाता है, तो वो अपनी स्टोर की हुई सारी एनर्जी एक साथ छोड़ देता है और इलेक्ट्रॉन्स का वो तेज फ्लो बल्ब को रोशन कर देता है।
अब देखिए, एक अकेले कैपेसिटर की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसीलिए जैसा हमें रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से इन्हें सर्किट्स में एक साथ जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रुपिंग कैसे की जाती है। पहला तरीका है सीरीज ग्रुपिंग। इसमें कैपेसिटर्स को एक सीधी लाइन में एक के बाद एक जोड़ा जाता है। आप इसे ट्रेन के डिब्बों की तरह समझ सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पे जो दिलचस्प बात है वो है इसके नियम। जब कैपेसिटर्स सीरीज में जुड़े होते हैं तो हर कैपेसिटर पर चार्ज की मात्रा बराबर रहती है, बिल्कुल सेम। लेकिन जो टोटल वोल्टेज है वो सभी कैपेसिटर्स के बीच बंट जाता है। दूसरा तरीका है पैरेलल ग्रुपिंग। इसमें क्या होता है कि सभी कैपेसिटर के बाएं वाले टर्मिनल एक साथ और दाएं वाले टर्मिनल एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। मतलब वो एक दूसरे के बगल में समानांतर में रखे होते हैं। और इसके नियम सीरीज से ठीक उल्टे हैं। पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल चार्ज है वो सभी कैपेसिटर्स के बीच बढ़ जाता है, लेकिन वोल्टेज हर कैपेसिटर पर एक जैसा ही रहता है। तो चलिए एक बार दोनों को फटाफट समराइज कर लेते हैं। सीरीज में चार्ज सेम, वोल्टेज बटा हुआ। पैरेलल में वोल्टेज सेम, चार्ज बटा हुआ। और सबसे जरूरी बात, सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस घट जाती है क्योंकि प्लेट्स के बीच की दूरी एक तरह से बढ़ जाती है, जबकि पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाती है क्योंकि प्लेट्स का कुल एरिया बढ़ जाता है, जिससे वो और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है। तो हमने देखा कि कैपेसिटर कैमरा फ्लैश को एक पल में चमकाने या डीफाइब्रिलेटर से जिंदगी बचाने वाली शॉक देने के लिए कितने जरूरी हैं। अब जरा सोचिए, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती हैं जहां एनर्जी का ऐसा इंस्टेंट बर्स्ट एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।